होता है। तो यहाँ पॉलिटिक्स राजनीति नहीं होगी, राज व्यवस्था या राजनीतिक शास्त्र भी नहीं पढ़े। राजनीतिक शास्त्र आपको ग्रेजुएशन में पढ़ना है, फायदा हो जाएगा, लेकिन वो ग्रेजुएशन में पढ़ना है। कई विचारक होते हैं। फिर कोई पॉलिटिकल साइंस अगर मेंस में अपना ऑप्शनल लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी नहीं, सिर्फ पीटी के लिए है, ध्यान रखना। हाँ, अगर आप ऑप्शनल नहीं लिए हैं तो जो जनरल क्वेश्चन आता है वो आप कर सकते हैं, तो पॉलिटी पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, जो चाहते हैं कि हम बीपीएससी मेंस लिखेंगे तो तुम्हारे लिए भी भाई है सर हिंदी इंग्लिश में, तो बाइलिंगुअल क्लास रहेगा। पहले हम बता देते हैं क्या क्या क्वेरी है, फिर कुछ दुख बच जाए तो बतिया ले। दूसरा बात, हाँ, फिर दूसरा बात करें, ध्यान सुनिएगा। आपको हम ये बताएं कि बाइलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों हम बोलते जाए। आप कहेंगे सर नोट्स दे दीजिए, तो मेरा लिखा हुआ भी है वो भी ले सकते हैं, वरना क्लास में हम प्रॉपर लिखवा के भी चलेंगे, जैसा तुम बोलोगे वैसा हो। चलो हाँ ठीक है, वो हम समझ गए हैं कैसे बोले। ध्यान दीजिए, पॉलिटी में और बता दें कि पहले किस किस के लिए। बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का एनटीपीसी कर रहे हैं जिसमें आपको मेंस भी देना हो, एनटीपीसी मेंस ये सब। बिहार टीआरई का तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी का टीचर वाला। आपका सब्जेक्ट ही पॉलिटी ले लिए हैं, नहीं भी पॉलिटी लिए तो भी ले लिए तो और बढ़िया। दूसरा, बीपीएससी यूपीएएसआई, ठीक। सर हम सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी वाला। एसएससी का सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, मेंस पीटी कोई फर्क नहीं पड़ता, सब में एक ही है। उसके लिए क्लास नहीं है, जो सच्चाई है वो बता रहे। इतना डीप आपको पूछेगा, क्या पूछेगा अभी क्लियर करते हैं। पहला चैप्टर इसका पढ़ाएंगे, उतने में पूरा सीजीएल पीटी या रेलवे पीटी सब खत्म हो, सिर्फ एक चैप्टर। सर बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, तुम्हारे लिए बैच नहीं है, ये बात ध्यान रख। सिर्फ इसी का तैयारी कर रहे हैं और कुछ हमको देना नहीं, घोड़ा बन गए, सिर्फ बिहार पुलिस दिख रहा तो कोई बात नहीं। 10 बजे से आपका नया बैच आए, उसमें आप ज्वाइन करिए, आपको उसी में पढ़ाई होगा। बाकी इसमें बिहार पुलिस छोड़ के और कुछ कह दोगे सर ये रेलवे में पूछा है तो लपड़ा दे। सिर्फ बिहार पुलिस में, और उससे बाहर नहीं आएगा। बिहार पुलिस में क्या हुआ था पिछली बार, ज्यादा पढ़ाने लगे, सिलेबस ही खत्म नहीं हो पाया, ये बात ध्यान रखना। तो बिहार पुलिस के लिए स्पेशली बैच नहीं। सर बिहार एसएससी कर रहे हैं तो पीटी के लिए नहीं है, मेंस के लिए। बिहार एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन देखोगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। इतना एग्जाम के लिए है, छोटा एग्जाम एसएससी इधर लिख दिए। जीडी का तैयारी कर रहे हैं, तुम्हारे लिए क्लास नहीं, खाली जीडी ही करना है, तो चुपचाप 10 बजे वाला ज्वाइन कर। बताते हैं, पहले सिलेबस लिखो तब क्लियर होगा। सिलेबस लिखिए, इसमें क्या क्या पढ़ाएंगे, एक बार सिलेबस लिख ली। सिलेबस को पाठ्यक्रम बोलते हैं। इसमें हम कंप्लीट डिटेल पढ़ाएंगे, बाकी हम ही पढ़ाएंगे पॉलिटी बिहार पुलिस में भी, तुम देखना कैसे पढ़ाया था। परीक्षा में जिस परीक्षा का जितना हिसाब है उतना हिसाब लगा के चलोगे तो एग्जाम निकलेगा, नहीं तो दिक्कत होगा। सब चीज का तैयारी आप नहीं कर सकते। पहला लिखे चैप्टर नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, संवैधानिक ढांचा, जिसका अंग्रेजी नहीं लिख पाओगे बोलना। कॉन्स्टिट्यूशनल, अच्छा ये सब कहां से सिलेबस, लक्ष्मीकांत का पॉलिटी किताब आता है, वो लोगे तो उस सब चीज हम पढ़ा देंगे लक्ष्मीकांत का। ज्यादा अच्छा तैयारी क्या होगा, मेरे पढ़ाने के बाद जब बोले चैप्टर खत्म, 2-3 दिन में एक चैप्टर खत्म हो जाए, चैप्टर बोले खत्म तो जाके लक्ष्मीकांत किताब पढ़ना। आपको लक्ष्मीकांत का ऑब्जेक्टिव किताब आता है, वो बनाना, हर क्वेश्चन बनने लग जाए। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बोलते हैं इसको, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की प्रणाली, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की प्रणाली। लिख लिए। इसके बाद तीसरा चैप्टर जो हम लोग का संविधान ही कह रहा है, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। चौथा बोलो क्या होगा केंद्र के बाद, राज्य सरकारी, चैप्टर ही है। बिहार सीजीएल का तैयारी करते हैं, बिहार एसएससी का तैयारी करते हैं तो पीटी में नहीं, लेकिन मेंस में सब इंपॉर्टेंट हो जाए। स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट, आजकल बिहार पुलिस में इससे सवाल आने लग गया है। लोकल गवर्नमेंट, देखो सिलेबस एकदम इंपॉर्टेंट है, पहले पढ़ना क्या है वो याद होना चाहिए। कोई भी टॉपर ऊपर से पूछोगे तो कहेगा पहले सिलेबस तुमको पता होना चाहिए। तो पहला पार्ट में यहां लिखे संवैधानिक ढांचा,
सरकार की प्रणाली, सरकार कैसे काम करती है, राष्ट्रपति सरकार प्रणाली क्या होता है, इस पे सवाल है। इस बार भी बीपीएससी में आया, पिछले बार, इस बार तो नहीं आया, पिछले बार आया था 69। इस बार का तो सवाल ही अजीत। 6 नंबर, 8 चैप्टर पढ़ेंगे। स्थानीय सरकार के बाद देखिए केंद्र शासित प्रदेश कैसे काम करता है, यूनियन, ये सब 1 दिन का चैप्टर। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, या इसी में लिखो ऑब्लिक देखिए, यूनियन टेरिटरीज अंग्रेजी में हुआ, ऑब्लिक दीजिए। स्पेशल एरियाज, विशेष क्षेत्र, इसी में आप पढ़ेंगे जैसे मणिपुर में विशेष क्षेत्र है, मेघालय में विशेष क्षेत्र है। क्यों विशेष क्षेत्र मिलता है, विशेष राज्य का दर्जा बिहार मांग रहा, क्यों मांग रहा, विशेष क्षेत्र, स्पेशल एरिया। सब कानून अलग होता है। लिखिए संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जैसे नीति आयोग गैर संवैधानिक निकाय है। जैसे आपसे कहे इलेक्शन कमीशन तो संवैधानिक निकाय, तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे गैर संवैधानिक निकाय, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। जिसका इंग्लिश नहीं लिख पाओ बोलना, हम लिख देंगे। जितना परीक्षा का पीटी है उस सिर्फ इससे खत्म हो जाता, सिर्फ एक चैप्टर में सारा एग्जाम का पीटी खत्म हो जाए। एसएससी का कोई परीक्षा की तैयारी करो, सिर्फ पहला चैप्टर खत्म। सबसे बड़ा चैप्टर पहला चैप्टर ही है। इसके बाद ये सब जो चैप्टर देख रहे हो, ये सब अच्छा एग्जाम में, ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में सवाल पूछेगा। जैसे एनटीपीसी मेंस में आ सकता है, बिहार सीजीएल मेंस में आ सकता है, बिहार दरोगा में, दरोगा मेंस में, बीपीएससी में, इस सब में सवाल आएगा। बाकी जितना एग्जाम का पीटी है छोट खोट उस सब इसमें निकल जाए। बिहार पुलिस में, रेलवे में कभी कभी एक्स्ट्रा सवाल आने लग गया स्थानीय निकाय, तो वो हम पुलिस वाला पढ़ाएंगे, उसी में पढ़ा दे। ऐसा थोड़ा कि बिहार पुलिस में खाली यही पढ़ा, जो इंपॉर्टेंट बिहार पुलिस में भाई बोलो, क्लियर है इतना। ये आपको हम बताए कि कोई भी परीक्षा का पीटी हो इससे निकल जाता। इस सब के बारे में खाली आर्टिकल याद करना होता है। जैसे बोलेंगे आपको इलेक्शन कमीशन, तो कितना नंबर आर्टिकल 324, ऐसे खाली उतना ही याद कराएंगे उसमें। इसमें कंप्लीट इलेक्शन कमीशन में कौन होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, उसके नीचे कौन कौन होते हैं निर्वाचन आयुक्त, कैसे काम करता है, ईवीएम कैसे काम करता है, वीवीपैट का क्या मामला था, जो भी बात है हम लोग इसमें पढ़े। बाकी पीटी एग्जाम में, छोटा एग्जाम का कोई बहुत डिटेल नहीं चलना। तैयारी का तैयारी करते हो तो निश्चित रूप से आपको सब चीज आना चाहिए। सब्जेक्ट भी ले लिया है आप तो, ये आपका सिलेबस आपको लिखा है। पहले ये 8 चैप्टर सबके जबान पे होना चाहिए। कल से जो बैठो 8 चैप्टर क्या पढ़ना है वो दिमाग में हो। बोलो पहला चैप्टर क्या है, संवैधानिक ढांचा, उसके बाद सरकार की प्रणाली, फिर तो इजी है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार समझते हो, वार्ड कमिश्नर, मुखिया, तो पहले केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार, फिर वार्ड कमिश्नर, और उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश। संवैधानिक निकाय, पहले बोलो ये हटा दिए, 8 दिमाग में है, बोलो नहीं यार। पहला क्या है, संवैधानिक ढांचा, फिर सरकार की प्रणाली, फिर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय शासन, फिर बोलो केंद्र शासित प्रदेश। हमको देख रहा, बोल रहे संवैधानिक निकाय, ये तो एक सिलेबस हुआ, ये आपके कॉपी के पहला पेज पे होना चाहिए। और आज से ही चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पढ़ के ही देखोगे, खाली भाषणबाजी होता नहीं, पढ़ो कैसा पढ़ाते हैं देखिए, अच्छा ही पढ़ाए। पहला चैप्टर हेडिंग बनाइए, क्या नाम है, समय। कोई एग्जाम का पीटी की तैयारी करते हैं, कौन हो एग्जाम का, पहला चैप्टर पढ़ के छोड़ दो, खत्म। लेकिन यही पढ़ने में आपको 28 से 29 दिन लगे। हाँ ये उसके बाद में कुछ टाइम नहीं, उसके बाद सब 2-3 दिन का समय है जी, 3 दिन 4 दिन 4 दिन ऐसे। ये जो आप देख रहे हो ना, यही सबसे भारी मेन है। तो संवैधानिक ढांचा, अरे तुम लोग पहले अगर बता देंगे कि उतना चैप्टर है, देखा को छोड़ दीजिए पॉलिट, हंसना नहीं है। पहले तो अभी 8 चैप्टर याद हुआ, सब चीज याद हो जाएगा। संवैधानिक ढांचा, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, देखो ज्यादा बेहतर यही है कि जब हम आपको चैप्टर पढ़ा दे, अभी मत पढ़ना, चैप्टर पढ़ा दे, 3 दिन लगेगा एक एक चैप्टर पढ़ाने में। इस चैप्टर में भी कई यूनिट है, कई चैप्टर है, उस चैप्टर में 2 दिन 3 दिन ऐसे लगे। बोलेंगे ये खत्म हुआ, जाके एम लक्ष्मीकांत का किताब खरीदना 7th एडिशन, जिसके पास पुराना है वो काम चलाओ, आपको बस उसको पढ़ लेना। ये सबसे अच्छा तरीका है पढ़ने का। एक एक चीज समझ में, जो नहीं समझ में पूछना, ऐसा होगा नहीं कि समझ। हम कंप्लीट पॉलिटी आपको लक्ष्मीकांत से पढ़ा देंगे इस बैच में,
बाकी कोई बैच में लक्ष्मीकांत थोड़े पढ़ाते, बाकी बैच में खाली स्टैटिक चलता। ध्यान दीजिए, ऊपर लेना, दूसरा क्या पहले बता दे क्या करना। चैप्टर पहले हम पढ़ा दिए, उसके बाद आप किताब बुक पढ़ना जरूरी है। आजकल यही भूल गया आदमी, खाली वीडियो देख रहा है, उसे वीडियो इतना दिन देखे कितना ज्ञान हो गया। वीडियो देखने से ज्ञान नहीं होता, बुक पढ़ने से होता, ये याद रखना, ही सच्चाई है। कई बार तो हम देखते हैं बूढ़ा बूढ़ा आदमी बैठा हुआ, एकदम जानते हैं आप रेल की पटरी में क्या दिया जाता है, उसको सब चीज पता है, वो देख रहा है 30 सेकंड, उसको आप ही बोले 30 सेकंड का रील देखते हो, कितना देर याद रहता, कुछ याद नहीं रहेगा। इसका स्पैन उतना नहीं है कि तुम कोई चीज को 30 सेकंड देखे रट लिया, तुरंत भूल भी। वो थर्माइट प्रोसेस देख रहा है बूढ़ा, लेकिन उसको पता नहीं। आगे केमिस्ट्री में आप पढ़े थर्माइट प्रोसेस की कितना ज्यादा हीट जनरेट होता है, लेकिन नहीं समझ में आएगा उसको। इसीलिए रील उल से बचिए, आप समय एकदम नहीं है, होली मना लिए, कुछ दिन में ईद भी खत्म हो जाएगा, कुछ समय नहीं बचेगा, जैसे रक्षाबंधन आया परीक्षा खत्म हो जाए। इसीलिए दिमाग में सेट रखना कि सब छोड़ो, किताब जरूर पढ़ना, मेरे पढ़ाने के बाद किताब पढ़ो। उसके बाद लक्ष्मीकांत का ही ऑब्जेक्टिव किताब आता, उस चैप्टर वाइज अपना ऑब्जेक्टिव भी दिया, बस उसी को ऑब्जेक्टिव को आपको बनाना है। जो अच्छा एग्जाम का तैयारी करते हो, जो अच्छा एग्जाम का तैयारी नहीं कर रहे, मतलब बीपीएससी का तैयारी नहीं कर रहे बाकी सब में, तो कोई नहीं, खाली किताब पढ़ो, चाहे एनटीपीसी मेंस हो, चाहे बिहार दरोगा हो, दरोगा पीटी मेंस, कोई भी, आपको किताब पढ़ना, ई छोड़ दे। ई खाली उसके लिए जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी उसके लिए, बाकी सिर्फ इतने में काम तुम्हारा हो जाए, एक भी सवाल ज्यादा। और दूसरी बात, पॉलिटी में बहुत बहुत ढंग के सवाल नहीं आ रहा, ट्रेंडिंग यही है, झूठ मूठ का नाटक करके पूरा, जब तक ट्रेंड में नहीं पढ़ोगे नौकरी नहीं हो। तो ट्रेंड में यही है कि पॉलिटी में बहुत, अभी इस बार क्या सवाल है, पूरा पढ़ोगे पूछेगा उपराष्ट्रपति की मिनिमम उम्र कितनी, ऐसा सवाल पूछता। हाँ यस सर, भाई परीक्षा दिया होगा तो आपको हम बता रहे, सुनो ध्यान से, यही से पूछेगा। तो ट्रेंडिंग के हिसाब से पढ़िए, आपको हम किताब बताए, किताब चाहो तो पढ़ो, उस स्वांता सुखाए आप पर। अच्छा तरीका हमको यही लगता है कि पढ़ाने के बाद किताब पढ़ना चाहिए। जैसे 10वां 11वां में पढ़ते थे आप, संवैधानिक ढांचा, इसमें कई सारे चैप्टर हैं, पहला चैप्टर का नाम लिखिए, इसमें कई सारे चैप्टर हैं, आपको हम बोले इसी में 28-29 दिन लगेगा। आज तक हम इस चैप्टर को सबसे लास्ट में पढ़ाते थे, बाद में शिकायत रह जाता था, तो हम पहला ही चैप्टर ही पढ़ा दिए, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स। फिर बोल दें कि किसी भी एग्जाम का पीटी सिर्फ इसी चैप्टर पर डिपेंड करता है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स। बैकग्राउंड भी लिख सकते हो पृष्ठभूमि को, कोई दिक्कत है नहीं। संविधान का निर्माण, इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो सवाल इस बार देखो कई बार पूछता है कि भारत के अंतरिम सरकार में खाद्य मंत्री कौन थे, भारत का जो सरकार नया नया बना 50 के बाद, उसमें कौन कौन क्या क्या बने। संविधान का निर्माण, संविधान कैसे बना, पहली बार संविधान सभा का गठन कैसे, इसमें पढ़ेंगे हम। कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा चैप्टर का नाम हो गया मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा ऑफकोर्स हम लोग पढ़ेंगे संविधान हमारा 60 लगभग देश से लिया गया, 60, तो उसमें से कौन कौन से देश से मुख्य बातें ली गई हैं, तो लिखिए संविधान के प्रमुख स्रोत, इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंग्लिश लिख रहे हो नहीं लिख पाओ तो पूछ लेना। संविधान के प्रमुख स्रोत, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संघ एवं राज्य क्षेत्र, वो भाग 1 है संविधान। भाग क्या होता है, अनुसूची क्या होती है, सब पढ़ेंगे हम लोग। संघ एवं राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, दूसरा पेज में ही लिखेगा, पहला पेज आपका ये सिलेबस था, दूसरा पेज पहला चैप्टर का सिलेबस, 5 नंबर। भाग 1 है, इसको लिख सकते हो भाग 1, अभी मत लिखो, आगे पढ़ाएंगे हम भाग। दूसरा भाग है नागरिकता, सिटीजनशिप, नागरिकता सिटीजनशिप। छठा, नागरिकता के बाद हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। सातवां, फंडामेंटल राइट बोलते हैं। साथ में हम लोग पढ़ेंगे डीपीएसपी, यही लिख लो खाली, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी।
राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत, राज्य नीति के निदेशक तत्व भी लिख सकते हैं, सिद्धांत भी लिख सकते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। 8वां, आजकल एसएससी सीजीएल में इससे सवाल आता है, पहले नहीं आता था। खूब सवाल हम देखे सीजीएल का 2023 में, 2024 में, सॉरी 23 बोल, ये वाला। इस सवाल क्या चैप्टर है? मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। नौ नंबर हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, संविधान की प्रस्तावना। या आगे ही पढ़ ले, क्या बोल रहा, जैसे लिख लो, 9 नंबर लिख लो, संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और अंतिम चैप्टर आपका होगा इसमें संविधान संशोधन। कोई भी परीक्षा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 10 नंबर है, क्वेश्चन एक दूगो आना ही है। संविधान संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भाग 20 है, अनुच्छेद 368। बहुत बढ़िया। संविधान संशोधन, यही करंट अफेयर से भी आपको जोड़ेगा। अभी क्या चल रहा है? संविधान संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देख लो, पहला चैप्टर में 10 चैप्टर, पहला चैप्टर में 10 लेसन। अब हम लोग एक एक लेसन पढ़ेंगे, सबका औकात 2 दिन 3 दिन का ही है, इसलिए हम आपको बोले कि 10 में लगा के 28 दिन बोले, 30 दिन लग जाए, उससे ज्यादा नहीं लगे। कंप्लीट ध्यान दीजिए। पहले पढ़ना है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मतलब संविधान बनने से पहले, 1947 से पहले भारत में क्या चल रहा था, कौन सा कानून था? अंग्रेज का कानून था। तो अंग्रेज का कानून हम लोगों को पढ़ना है, पहला चैप्टर, कि कौन सा कानून बना, चार्टर, अधिनियम वगैरह वगैरह। दूसरा पढ़ेंगे संविधान 1947 से 1950 तक क्या क्या हुआ भारत में। ध्यान दो, पहले आपको सिलेबस समझा रहे हैं, ये भी याद अभी करवाएं, तब हम हर चीज आपके दिमाग 90% क्लास में याद नहीं हुआ तो आगे नहीं बढ़े। टीचर का काम यही है कि कितना आसान करके आपको याद करवा दे, बाकी याद रखना आपका काम। इसीलिए क्लास में जब आप बैठे तो कंप्लीट ध्यान दीजिए, आपको एकदम रटते हुए चलना। ध्यान दो, कोई बच्चा है नहीं यहाँ, रटना ही है। संवैधानिक ढांचा, पहला चैप्टर का नाम, 8 चैप्टर टोटल थे, पहला चैप्टर स्टार्ट। इस चैप्टर में 10 लेसन। पहला लेसन है कि 1947 से पहले देश में कौन सा कानून था। आप जानते हैं हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, गणतंत्र हुए। तो 47 से 50 तक संविधान कैसे बना, क्या क्या हुआ, दूसरा चैप्टर। तीसरा, संविधान बनाने के लिए कौन कौन सा सोर्स हम लोग देखे, किस किस देश से क्या क्या लिए। पहले बोलो, ये 3 को दिमाग में आया। पहला क्या है? 47 से पहले देश में कौन कानून था। फिर 47 से 50, सर 47 से पहले वाला क्यों पढ़ना? क्योंकि वही सारे कई कानून, 250 कानून वही वाला चल रहा, इसलिए पढ़ना जरूरी है। ये वाला समझ में आ गया तो आगे पढ़ना आसान हो जाए, नहीं तो फिर रटना हो। ध्यान दीजिए, तो पहला 47 से पहले कैसा था, 47 से 50 तक देश में संविधान कैसे बना, संविधान बनाने के लिए कौन कौन सा स्रोत का मतलब सोर्स, किस किस देश के संविधान को देखे, 3 हो गया। चौथा, भारत और भारत में राज्य, चौथा है भारत और भारत के राज्य, चौथा। पांचवा, नागरिकता, भारत में रहने, सुनो बात को एकदम गंभीर, तो पहले समझा रहे सिलेबस। पहले हम लोग पढ़ेंगे कि 47 से पहले इंडिया में क्या चल रहा था, पहला चैप्टर। 47 से पहले की बात, पहले 47 से 50 ये दूसरा चैप्टर है आप, कि संविधान कैसे बना, निर्माण कैसे हो, कौन कौन क्या क्या बोले थे। उसके बाद तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे कि संविधान का निर्माण करने में कौन कौन सा स्रोत का यूज हुआ, हमारे संविधान की विशेषता क्या है, स्पेशलिटी क्या है। चौथा चैप्टर हम लोग क्या पढ़ेंगे, जल्दी बोलो, संघ और राज्य क्षेत्र। पांचवा हम लोग पढ़ेंगे नागरिकता, यहां संघ राज्य क्षेत्र का मतलब भारत और उसका राज्य, भारत में रहने वाले को नागरिकता, पांचवा हम पढ़े। नागरिक बना दिए तो कुछ अधिकार देंगे, तो मूल अधिकार पढ़ेंगे, अगला चैप्टर बोलो। हाँ, मूल अधिकार दे दिए, फिर सरकार का क्या दायित्व है कि नागरिक के लिए क्या करे, उसको बोलते हैं डीपीएसपी। सरकार का क्या दायित्व है, वो डीपीएसपी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, हाँ आपको अधिकार भी दे दिए सरकार का, तो आपका क्या कर्तव्य है, मूल कर्तव्य बोलो। पहले ही याद हुआ, सबसे पहले इतिहास पढ़ेंगे 47 से पहले का, फिर 47 से 50 संविधान कैसे बना, तीसरा सोर्स क्या, चौथा भारत और उसका राज्य, पांचवा किसको नागरिक बनाओगे, छठा मूल अधिकार, कौन सा अधिकार दिए, 7 नंबर डीपीएसपी,
कि राज्य का क्या दायित्व है, और 8वां मूल कर्तव्य। तो बस 2 ही बचा, और दूसरा है प्रस्तावना और संशोधन। पहले बोलो, ये 10 गो दिमाग में सिलेबस बैठा, अभी तो खाली सिलेबस चले। 8 चैप्टर में बोले कोई एग्जाम का पीटी निकालना है, पहला चैप्टर खत्म करो, पॉलिटी बंद करो। आपको कंप्लीट पढ़ना है ग्रेजुएट लेवल का मेंस का तैयारी, तो आपको कंप्लीट पढ़ना 8 हो। उसके बाद आपको बताया कि पहला चैप्टर में 10 लेसन पढ़ना, 10 लेसन का नाम आपको हम याद करवाए। जिसको अभी याद नहीं हुआ, लेसन खत्म होते तो हो ही जाए, इस महीना के लास्ट तक आपका कंप्लीट हो जाए। इस महीना के लास्ट तक नहीं, मतलब अप्रैल लास्ट तक। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। पहला बताओ, पहला चैप्टर का नाम क्या है? संवैधानिक ढांचा। इस चैप्टर में पहला लेसन क्या है? हेडिंग बनाइए, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इस चैप्टर का नाम हम लोग लिख दिए। एकदम आसान चैप्टर है, बढ़िया सुनना है खाली। हर किसी को आ रहा है, जो हिस्ट्री पढ़े हो, जो नहीं भी पढ़े हो उसको भी थोड़ा बहुत आता है। ध्यान दीजिए, हम लोग शुरू कर रहे हैं। भारत का थोड़ा सा मैप आपको चल दे ताकि क्लियर समझ में। इस समय जब बोले 47 से पहले, तो आप कहना कि बांग्लादेश भी इंडिया में ही है और पाकिस्तान भी इंडिया में, इतना बड़ा क्षेत्र। इस क्षेत्र में 3 गो डेट इंपॉर्टेंट है, बढ़िया सुनते जाओ, एक एक बात आपको क्लियर चाहिए। 3 गो वर्ष इंपॉर्टेंट है। पहला है 1608 का साल। यह वह समय है जब पहली बार अंग्रेज से पहले कई कंपनी थी, लेकिन अंग्रेज जब पहली बार भारत आए तो 1608 का समय था। ये जगह हम बनाए हैं गुजरात का, कौन सा जगह? सूरत। गुजरात का जगह क्या है? सूरत। यह 1608 में एक व्यक्ति था, नाम कोई बोलो उसका। हाँ बहुत बढ़िया, बोलो। बोल नहीं रहा है। विलियम हॉकिंस, ठीक बोल रहा है, बोलो विलियम हॉकिंस। हॉकिंस भारत आया था, और कुकर वाला नहीं। हॉकिंस जब इंडिया आया तो इंडिया में उसने कहा कि हमको व्यापार करने का इजाजत दीजिए। पहली बात, उसको व्यापार करने का इजाजत नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? इतिहास का बात है, अभी पॉलिटी पढ़ने, दिमाग में सेट रखना। अगली बार हॉकिंस दबाव में 1611 चला गया। 3 साल तक वो जहांगीर, उस समय राजा था, अकबर का बेटा जहांगीर राजा था, और जहांगीर से वो 3 साल ट्राई किया। जहांगीर उसको सम्मान दिया, इज्जत दिया, इंग्लिश खान की उपाधि दी, 400 का मनसब भी दिया, यहां तक कि शादी ब्याह भी उसका करवा दी, लेकिन फैक्ट्री बनाने की इजाजत नहीं दिया, व्यापार करने की इजाजत नहीं दी। उसके बाद वो घूम फिर के 1611 में मसूलीपट्टनम, आज जगह पड़ता है आंध्र प्रदेश में, पहले इसको मछलीपट्टनम कहते थे। हम लोग इतिहास तो पढ़ नहीं रहे, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो मसूलीपट्टनम लिख दी। यहां अंग्रेजों ने परमानेंट फैक्ट्री खोल लिया। आपसे दोनों सवाल पूछेगा कि पहली बार अस्थायी फैक्ट्री कहां खोली? सूरत। कब? 1608। पहली बार अस्थायी फैक्ट्री कहां खोली? मसूलीपट्टनम। कहां है, कौन राज्य में? आंध्र प्रदेश। कब खोला? मसूलीपट्टनम से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो विशाखापट्टनम, सब पट्टनम बट्टनम वही। इसके बाद 1612 में युद्ध हुआ, स्वाली का युद्ध पुर्तगाल से। अंग्रेज चले गए, इधर कैप्टन हॉकिंस को मार भी दिया गया। 1613 की बात है वापस। 1613 में जहांगीर ने कंपनी खोलने की इजाजत अंग्रेजों को दे दी, अस्थाई कंपनी। कहां? तो यही गुजरात। बस ये 3 डेट याद चाहिए, 3 डेट बताओ। अगर हम आपसे पूछे कि 1608 में फैक्ट्री अस्थाई था कि अस्थाई? कहां कहां सबसे पहला अस्थाई फैक्ट्री कहां खुला? कहां खुला? कब? 1611। बोलो। 1613 में फैक्ट्री कहां खुला? गुजरात में। कहां? सूरत। अस्थाई क्या अस्थाई? दोनों बात आपसे पूछेगा। पहली अस्थाई फैक्ट्री मसूलीपट्टनम, सूरत में पहला अस्थाई 1613, अस्थाई 1608। ये उस कंपनी का फैक्ट्री देख रहे हैं जिसने भारत पर राज किया। इस कंपनी का नाम जल्दी बोलो क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या EIC लिख दिया, दिमाग में आ गया? इस कंपनी का नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहली बात पूछेगा
की स्थापना कब हुआ था, जल्दी बोलो। हाँ, 31 दिसंबर 1600। सर 31 दिसंबर क्यों जरूरी है? जरूरी इसलिए कि खाली एक दिन बदल जाता तो 1 जनवरी हो जाता, फिर 1601 हो जाता, इसीलिए 31 दिसंबर भी जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। इस दिन ब्रिटेन की महारानी, नाम बोलो, विक्टोरिया। ब्रिटेन की महारानी का नाम विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया ने एक चार्टर, उसको बोलते हैं रॉयल चार्टर, बस यहीं से आपका काम शुरू होता, अभी तक तो थोड़ा इतिहास में लिखे गए। रॉयल चार्टर दिया किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि जाओ व्यापार करो। पहली बात सर, रॉयल का मतलब राजशाही, जो राजा जारी करे। चार्टर का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट सा बात सुनते जाना। चार्टर मतलब क्या होता है? आज चार्टर विमान होता है, प्राइवेट विमान को चार्टर बोलते हैं, कि अगर आप प्राइवेट विमान कर लिए वो चार्टर प्लेन। लेकिन चार्टर का मतलब होता है परमिशन। बस यही दिमाग में सोचना, अभी आगे चलेगा चार्टर एक्ट, तो आप दिमाग में रखना कि चार्टर का मतलब हुआ परमिशन। परमिशन का मतलब अनुमति, परमिशन। कैसा परमिशन? राजा के द्वारा बैक्ड, मतलब ऐसा परमिशन जो राजा जिसके पीछे। जैसे आप यहां दुकान खोलिए, आपको परमिशन दिया म्युनिसिपैलिटी ने, तो क्या राजा ने परमिशन दिया? नहीं। अडानी खोलेगा तो उसको मोदी जी परमिशन देंगे, उसको कहेंगे चार्टर। बोलो, पहले दिमाग में आ गया चार्टर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर कब मिला? 31 दिसंबर 1600। किसने दिया? विक्टोरिया। आपको जान के आश्चर्य हो कि इस कंपनी में शेयर में विक्टोरिया महारानी का भी शेयर लगा हुआ। इसका मतलब भारत पर एक कंपनी ने रूल नहीं किया, भारत पर वह कंपनी ने शासन किया जिसके पीछे ब्रिटेन की सरकार थी। एक कंपनी खाली शासन थोड़े कर लिया, भारत पे शासन किया किसने? कंपनी ने किया, लेकिन कंपनी के पीछे कौन था? हाँ, सरकार कहां था? तो ऐसा कोई कंपनी शासन नहीं कर सका जिसके पीछे सरकार नहीं। जिसके पीछे सरकार है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांस के पीछे थी लेकिन नहीं कर पाई। तो आपको ये सब छोटा छोटा बात लिखना है और फिर हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे कहानी। लिखिए जल्दी से पहला नंबर, सबसे पहला डेट लिखो 1608, लिखे डैश 1608, लिखे डैश। देखिए, ब्रिटेन की अस्थायी फैक्ट्री, ब्रिटेन की अस्थायी फैक्ट्री सूरत में खुली। ब्रिटेन की अस्थायी फैक्ट्री सूरत में खुली, लिखते जाइए। ब्रिटेन की अस्थायी फैक्ट्री सूरत में खुली। एक लाइन छोड़ के लिखो 1611, लिख के डैश। अब हम ईस्ट इंडिया कंपनी बोलेंगे, आप सिर्फ EIC लिख लेंगे। 1611 लिख के डैश लिखिए। EIC की पहली अस्थायी फैक्ट्री, EIC की पहली अस्थायी फैक्ट्री, EIC की पहली अस्थायी फैक्ट्री, लिखो लिखो, स्थायी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम ब्रैकेट में AP, AP मतलब आंध्र प्रदेश में खुली। लिखिए, एक लाइन छोड़ के फिर लिखिए 1613, लिख के डैश 1613, लिख के डैश। ईस्ट इंडिया कंपनी यानी EIC आप लिखोगे। EIC की दूसरी अस्थायी फैक्ट्री, सूरत ब्रैकेट में गुजरात में खुली। तुम पहले कॉपी बदलो, सब तुम एक में सदा रही है। अस्थायी फैक्ट्री कहां खुली? सूरत गुजरात में खुली। लिख लिए, नीचे लिखिए। चार्टर का अर्थ परमिशन होता है। चार्टर का अर्थ परमिशन होता है। चार्टर मींस परमिशन। चार्टर का अर्थ परमिशन होता है। लिख लिए, नीचे लिखिए। EIC लिख के डैश, EIC ऐसे अंडरलाइन कर दो। EIC अंडरलाइन कर दिए, ये सब लिखो फटाफट, ऐसे ही लाल से जो लिखा, जल्दी जल्दी लिखिए। ये सवाल पूछता है कई बार छोटे एग्जाम में कि रॉयल चार्टर कब जारी हुआ, तो एक लाइन में आपका उत्तर होगा 31 दिसंबर 1600। रॉयल चार्टर का मतलब ऐसा परमिशन जिसके पीछे राजा, स्टेट हो। अच्छा अब सुनिए, हालांकि ये क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दिया था, आप बोलना कि सही है कि गलत। यूपीएससी का सवाल है, आपको सवाल अभी नहीं करा रहे हैं, मतलब चैप्टर खत्म होगा तब क्वेश्चन कराए। क्वेश्चन में एक कथन है, आपको बताना है कथन सही है कि गलत। कथन है कि वॉज ईस्ट इंडिया कंपनी मियरली अ कंपनी।
ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक कंपनी थी, सही है कि गलत? जल्दी बोलो। गलत है। ईस्ट इंडिया कंपनी कंपनी थी, लेकिन ऐसी कंपनी जिसके पीछे कौन है? सरकार। तो नीचे लिखो डैश, देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, यूपीएससी में कथन करके आया है। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक कंपनी नहीं थी। ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज नॉट मियरली अ कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक कंपनी नहीं थी। ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, ध्यान रखना। अब एक सवाल यहां पर आता है, ध्यान से सुनिएगा कि सर राजा कौन था भारत का? अभी बोले थे, जल्दी बोलो। जहांगीर। ये भारत का राजा था, मुगल बादशाह। तो पहली बात तो यही आता है कि सर ये परमिशन दिया किस लिए? इतना इतना कंपनी पहले से था, तो परमिशन किस लिए दिया जहांगीर? कोई बताओ सोच के कि जहांगीर किस लिए परमिशन दिया हो कि हम पे राज करो या व्यापार करो? तो व्यापार करने से जहांगीर को फायदा है कि कंपनी को? अरे खाली कंपनी, सरकार किस लिए व्यापार करवाती? दोनों को ना फायदा होगा जी खाली। अब जहांगीर इसलिए दे दिया कि भारत में पहले से ही ट्रेड होते आया। भारत में दो ही चीज था, खेती और व्यापार। व्यापार जरूरी था भारत के प्रोग्रेस के लिए, इसीलिए जहांगीर ने, और इससे पहले भी कई राजाओं ने अपना दिया। कथन में रहेगा ये सब कि जहांगीर ने व्यापार की अनुमति दी क्योंकि उसे लाभ का लोभ था। सही है कि गलत? सही। गलत कैसे? सही ना जी, लाभ है ना चाहिए। जहांगीर का फोन हमको आया, पूछे जहांगीर से कि काहे दिए जी कंपनी? तो जहांगीर बोला कि कंपनी इसलिए दिए हैं ताकि आए, व्यापार करे, कुछ टैक्स दे आ जाए। तो टैक्स हमको आया कि नहीं आया? ध्यान दीजिए। अब आगे, अब हम लोग मेन स्टार्ट करते हैं अपना कहानी। कहानी क्या है? तो एक बहुत फेमस स्टेटमेंट कि नथिंग कैन बी मोर पावरफुल देन एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। एक आइडिया से ज्यादा, आइडिया सिम वाला नहीं, आइडिया मतलब विचार। एक आइडिया, एक विचार, एक सोच से ज्यादा कुछ भी ताकतवर नहीं है। लेकिन वो आइडिया कब ताकतवर है? जब उसका समय आता। 1608 में ये लोग आया, समय आया ही नहीं, समय आया 24 फरवरी को। ये सब डेट, 3 डेट लिखेंगे, तीनों याद से, पहले सुन लो फिर लिखवाएं। 24 फरवरी 1739, इस दिन ईरान का एक आक्रमणकारी था नादिर शाह, नाम बोलो। करनाल का युद्ध हुआ। कई बार एग्जाम में सवाल यही पूछेगा कि करनाल का युद्ध कब हुआ? तो 24 फरवरी 1739। करनाल हरियाणा में एक जगह, बैटल ऑफ करनाल किसके किसके बीच हुआ? तो ईरान का आक्रमणकारी था नादिर शाह और एक तरफ मुगल बादशाह। मुगल बादशाह उस समय था रंगीला। रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। हम सिर्फ रंगीला लिख दी, नाम के तरह ही आदमी रंगीला ही था, इसलिए उपाधि रंगीला मिला था। खैर उसे हम लोग हिस्ट्री का बात अभी नहीं कर, मेरी बात सुनो। 1700, डेट याद रखना 24 फरवरी, 1739 याद रहेगा, दे देगा 24 फरवरी, 24 मार्च ऐसे करके क्वेश्चन एग्जाम का। तो 24 फरवरी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है भारत के लिए। भारत पर मुगल सल्तनत समाप्त करके अंग्रेज सल्तनत की स्थापना, बोले तो इंग्लैंड का आइडिया काम में आ रहा। 24 फरवरी 1739 को ईरान का एक आक्रमणकारी, भारत के बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तब ईरान। तो ईरान का आक्रमणकारी नादिर शाह चरवाहा था, भेड़ चराता था ईरान में, और आक्रमण किया इंडिया पर। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इसके बारे में किताब ही छप गया, द बैटल ऑफ करनाल एंड द डिमाइस ऑफ इंडिया। भारत का पतन, सॉरी डिमाइस बोलते, डिक्लाइन, डिमाइस तो बहुत खराब बात हो गया। ध्यान दो, 57 दिन तक कहते कत्ले आम। दिल्ली में, दिल्ली भारत की राजधानी थी, और 57 दिन तक नादिर शाह का स्टेटमेंट था। नादिर शाह अपने सोल्जर्स को कहता था कि डेली 6 घंटा खाली काटना आदमी को, 6 आवर्स, और उसके बाद 18 घंटा रेस्ट।